Welcome back to my YouTube channel. So guys, this is the part 2 of class 9th polity chapter 5th democratic rights. So in this video we are going to discuss the remaining topics which are left in this chapter. So let's get started with the topic rights in the Indian Constitution. So in India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the Constitution. इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए जाते हैं. सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ आर गिवन अ स्पेशल स्टेटस. दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. तो कुछ राइट ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल होते हैं और एक स्पेशल स्टेटस ऑक्यूपाई करते हैं. तो उन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. And we have already read in chapter 2 the preamble to our constitution, and it talks about securing all of its citizens equality, liberty and justice. The fundamental rights put this promise into effect. They are an important basic feature of the Indian constitution. तो हमने chapter 2 में भी इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं. So you already know our constitution provide for 6 fundamental right. तो आप सभी को पता है कि हमारा constitution सारे citizens को 6 fundamental rights देता है. तो क्या आपको उनके नाम पता है, क्या आपको याद है? And if not, let us recall it once. So first is right to equality. The constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law. इसका मतलब होता है कि कानून के सामने हर citizen of India, every citizen of India is equal and equal protection of the laws. It means that the laws apply in the same manner to all. सभी पे एक ही law apply होगा regardless of the person's status. उस पर्सन का स्टेटस नहीं देखा जा सकता. एंड दिस इज नोन एज द रूल ऑफ लॉ. एंड रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी. किसी भी डेमोक्रेसी का जो रूल ऑफ लॉ है एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करता है. इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ. कानून से ऊपर कोई भी पर्सन नहीं है, चाहे उसका क्या स्टेटस है सोसाइटी में. There cannot be any distinction between a political leader, government official and an ordinary citizen. यानी कि भेदभाव नहीं किया जाता कि वो पॉलिटिकल लीडर है या फिर गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, चाहे कोई नॉर्मल सिटीजन हो. सभी पे एक ही तरह का रूल अप्लाई, सभी पे एक ही तरह का रूल अप्लाई होगा. Every citizen from prime minister to a small farmer in a remote village is subjected to the same law. चाहे कोई भी सिटीजन प्राइम मिनिस्टर हो या एक छोटा सा किसान हो, सभी को एक जैसे राइट्स दिए जाएंगे. नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपेंस टू बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. और इस वजह से किसी भी पर्सन को लीगली क्लेम नहीं दिया जाएगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा कि वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के, जिन्होंने कोर्ट केस को फेस किया था. एक चार्जेस ऑफ चीटिंग का चार्ज था उनके ऊपर. एंड द कोर्ट फाइनली डिक्लेयर दैट ही वाज नॉट गिल्टी. और कोर्ट ने उन्हें गिल्टी नहीं डिक्लेयर किया. बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यू ही हैड टू गो टू द कोर्ट. और जितना लंबा केस खींचा उन्हें कोर्ट जाना पड़ता था. गिव एविडेंस एंड फाइल पेपर्स जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन. किसी और सिटीजन की तरह उन्हें सारे फॉलो करने पड़ते थे रूल्स. This basic position is further clarified in the Constitution by spelling out some implications of right to equality. The government shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion. यानी कि गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी सिटीजन को in the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Every citizen shall have एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. सभी सिटीजन्स को पब्लिक प्लेसेस के जाने की अनुमति है, चाहे वो शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो या सिनेमा हॉल हो. सिमिलरली देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू यूज ऑफ वेल. और ना ही वो पब्लिक चीजों का भी यूज कर सकते हैं, उन्हें रोक नहीं सकता. चाहे वो वेल्स हो, टैंक्स हो, बाथिंग घाट्स हो, रोड्स हो, playground and places of public resort maintained by government or dedicated to the use of general public. And this might appear obvious, but it was necessary to incorporate these rights into the
constitution of our country where the traditional caste system did not follow people from some communities to access all public places. और अगर हमें इन सारे रूल्स को फॉलो अप करवाना है तो ये जरूरी बन जाता है कि एक डेमोक्रेटिक में जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो तो उसे जो हमारे राइट्स हैं उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन किया जाए. द सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू पब्लिक जॉब. इसी तरीके से पब्लिक जॉब्स में भी होता है कि ऑल सिटीजन हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट. नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा या फिर इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड अबव. आई हैव टेल्ड यू ऑन कास्ट, रेस, सेक्स और बर्थ प्लेस. So you have read in chapter 4 that the government of India has provided reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. तो हमने chapter 4 में यानी कि last chapter में पढ़ा था रिजर्वेशन के बारे में जो कुछ स्पेशल कैटेगरीज को दी जाती है. Various governments have different schemes for giving preferences to women, poor or physically handicapped in some kinds of job. Are these reservation against the right to equality? क्या आपको लगता है कि जो ये रिजर्वेशन की जाती है सीट्स की कुछ कैटेगरी के लिए कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है? They are not. So the answer is no. For equality does not mean giving everyone the same treatment no matter what they need. इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको सेम ट्रीटमेंट दिया जाए चाहे किसी को जरूरत है या नहीं. So what does actually the equality means? So equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. यानी कि उसे उस चीज में equality opportunity दी जाएगी जिसके लिए वो कैपेबल हो. Sometimes it is necessary to give special treatments to someone in order to ensure equal opportunity. This is what job reservation do. यही job reservation करता है काम. Just to clarify this, the constitution says that the constitution कहता है कि reservation of this kind are not the violation of right to equality. constitution में ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि जो reservation है वो right to equality को violate नहीं करता. The principle of non-discrimination extend to social life as well. The constitution mentions one extreme form of social discrimination. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक स्पेशल एक्सट्रीम टाइप का डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है विच इज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट. और डायरेक्शन दी हुई है कि गवर्नमेंट को इसे एंड करवाना है. The practice of untouchability has been forbidden in any form, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो. Untouchability here does not mean only refusal to touch. यहाँ पर अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप रिफ्यूज करते हैं किसी पर्सन को सर्टेन कास्ट को टच करने के लिए. इट रेफर्स टू एन बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस विच लुक्स डाउन अपॉन द पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ विद सर्टेन कास्ट लेबल. तो चाहे वो सोशल, रिलीजियस या कोई भी बिलीफ हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, उस बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे उसे जब हम इनडिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो चीज अनटचेबिलिटी होती है. Such practice denies them interaction with other or access to public places as equal citizens. और जो ये untouchability है यही लोगों को interact करने से रोकती है. So the Constitution made untouchability a punishable offense. इसलिए Constitution ने untouchability को एक punishable offense बना दिया है. Moving forward to the another right which is right to freedom. So freedom means absence of constraint, जहां पर कोई भी बाधा ना हो. In practical life it means absence of interference in our affairs by other. और अगर practical life में बात करें तो इसका मतलब है कोई हमारे issues में interfere ना करे. Be it other individual, चाहे कोई दूसरा person हो या फिर सरकार हो, गवर्नमेंट हो. वी वॉन्ट टू लिव इन अ सोसाइटी बट वी वॉन्ट टू बी फ्री. हमें सोसाइटी में रहना है लेकिन वी शुड बी फ्री. वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन अ वे वी कैन डू और व्हाट वी वॉन्ट टू डू.
अदर शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू, मतलब दूसरे हमें ना सिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद इतनी चीज की अपने बारे में पता है कि हमें क्या चीज करना है क्या नहीं करना। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू, तो यानी कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो अदर राइट्स हैं वो क्या क्या है, इट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assembly in peaceful manner, form association and unions, move freely throughout the country, reside in any part of the country, and practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business. So these are some of the rights which comes under the right to freedom, and you should remember that every citizen has the right to all these freedom. हर citizen को ये right to freedom के सारे rights available हैं. That means you cannot exercise your freedom in such a manner that violates other right to the freedom. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने राइट टू फ्रीडम को इतना ज्यादा मतलब मिसयूज नहीं करना चाहिए या उसे वायलेट नहीं करना चाहिए कि जिससे अदर पर्सन की राइट टू फ्रीडम वायलेट हो। सो योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर, मतलब तुम्हारी फ्रीडम किसी दूसरे के लिए नुकसानदायक ना हो। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू what one wants। तो फ्रीडम इस चीज का अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन आवर फ्रीडम इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। Just like freedom of speech and expression is one of the essential feature in our democracy. Our idea and personality develop only when we are able to freely communicate with other। जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जो हमारे आइडियाज हैं और पर्सनैलिटी है, वो तभी डेवलप होंगे जब हम फ्रीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर, आपकी थिंकिंग दूसरे से अलग होगी। Even if 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently and express your views accordingly। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से अगर 99 लोग का व्यू एक जैसा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका भी वही व्यू हो, आपका व्यू अलग हो सकता है और आपको उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए राइट है। You may disagree with the policy of government or activities of an association. You are free to criticize the government। अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी भी पसंद नहीं आती, आप उससे एग्री नहीं करते, तो आप गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। The association in your conversation with parents, friends and relatives। लेकिन आपने आपस में यू में पब्लिसाइज योर व्यूज थ्रू अ पैम्पलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर। आप अपने व्यूज को पब्लिसाइज कर सकते हो पैम्पलेट छपवाकर, मैगजीन्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू you can do it through painting, poetry or songs। However, you cannot use this freedom to instigate violence against the other। आप violence create नहीं कर सकते। You cannot use it to incite people to rebel against government। आप दूसरे को उकसा नहीं सकते कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो और हल्ला बोल दे। Neither you can use it to defame other, और ना ही आप इस चीज का यूज और ना ही आप अपनी फ्रीडम का यूज किसी को भी डिफेम करने के लिए करें, और ना ही आप किसी भी पर्सन को डिफेम कर सकते हैं बाय सेइंग फॉल्स एंड मीन थिंग दैट कॉज डैमेज टू अ पर्सन्स रेपुटेशन। Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstration on any issue। मतलब सिटीजन के पास फ्रीडम है कि वो मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इशू को लेकर। They may want to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support to a cause or seek votes for a candidate or party in an election, but such meeting have to be peaceful। आप कर सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेकिन सब कुछ पीसफुली होना चाहिए। दे शुड नॉट बी वायलेंट।
सो दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, एंड ब्रीच ऑफ पीस इन द सोसाइटी, और जो एक शांति बनी हुई है उसे भंग नहीं करना चाहिए. Those who participate in these activities and meetings should not carry weapons with them. अपने साथ वो weapons carry नहीं कर सकते, as it should be peaceful. Citizens can also form association, वो अपने groups बना सकते हैं, associations बना सकते हैं. For example, workers in a factory can form a workers union to promote their interest. वो अपना workers union बना सकते हैं. Some people in a town may come together to form an association to campaign against the corruption या pollution के against. आप society में भी अलग अलग type के organizations, associations बना सकते हो. Next is, as a citizen you have the freedom to travel to any part of the country. आप कहीं भी जा सकते हो पूरी country में. We are free to reside and settle in any part of the country. Let us say a person who belong to the state of Assam. तो हम मान लेते हैं कि एक person है जो असम से belong करता है, लेकिन वो अपना हैदराबाद में business start करना चाहता है. He may not have the connection with that city. उसका कोई connection नहीं है और ना ही वो कभी रहा है, ना उसने कुछ देखा है वहां का. Yet as a citizen of India, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के कारण उसके पास ये राइट है कि वो वहां जाकर अपना बेस सेटअप कर सकता है. This right allow lakh of people to migrate from villages to town and from poorer region of the country to the prosperous region and big cities. The same freedom extend to our choice of occupation. इसी तरीके से हमारी freedom occupation में भी extend होती है. No one can force you to do or not to do a certain job. कोई आपको force नहीं कर सकता कि आप यही काम करोगे. Women cannot be told that some kind of occupation are not for them. ना ही women को ऐसा बोल जाता कि आपके लिए ये काम नहीं है. People from deprived caste cannot be kept to their traditional occupation. और जो deprived caste है, backward कास्ट है, उन्हें भी ऐसा नहीं कहा जा सकता उनसे कि उनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन चला आ रहा है उसे ही फॉलो अप करें. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. कोई भी पर्सन अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं हो सकता, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू procedure established by law. It means that no person can be killed unless the court has ordered a death sentence. किसी को भी हम मार नहीं सकते जब तक कोर्ट ने डेथ सेंटेंस ऑर्डर डेथ ऑर्डर सेंटेंस ना किया हो. It also means that government or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification. इसी तरीके से एक गवर्नमेंट या फिर पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई जस्टिफिकेशन ना हो. Even when they do, they have to follow up some procedure. अगर उनके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन है भी तो भी कुछ limitations हैं, such as a person who is arrested and detained in a custody will have to be informed. उसे बताया जाना चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है. Secondly, जो person अरेस्ट कर लिया है and detain कर लिया उसे within 24 hours उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है. And such person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense. और उसे lawyer appoint करने की भी और वो अपना lawyer भी appoint कर सकता है. Moving forward and let us recall the cases of Guantanamo Bay and Kosovo. In the part 1 of the video we have discussed about it. The examples of Guantanamo Bay and Kosovo. The victims in both these cases faced a threat to the most basic of all liberties, the protection of individual की life and personal liberty से ही वंचित रखा गया था दोनों ही cases में. Next is right against exploitation. So once the right to liberty and equality is granted, जब हमें liberty मिल गई है, freedom मिल गई है और equality मिल गई है, it follows that every citizen has the right not to be exploited. Freedom मिल गई, equality मिल गई, तो हमें इस चीज का भी right होना चाहिए कि कोई हमें exploit ना करे. Yet the constitution maker thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker section of the society. The constitution mentions 3 specific evils and declare these illegal. हमारी constitution में 3 evils बताए गए हैं against this exploitation. So first is
The Constitution prohibits traffic in human beings. ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक here means selling and buying of human beings, usually women, for immoral purposes. ट्रैफिक का मतलब होता है इंसानों की खरीदी और जो बिक्री होती है, और स्पेशली उनमें वुमेन्स. सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर और बैगर. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैगर को भी प्रोहिबिट करता है. बैगर इज अ प्रैक्टिस. बैगर एक ऐसी प्रैक्टिस होती है वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट अ नॉमिनल रेम्यूनरेशन. ये एक तरीके से एक अपने मास्टर के लिए काम करना, वो भी फ्री में या फिर कुछ नॉमिनल चार्जेस के साथ. When this practice takes place on a lifelong basis, जब वो लाइफ लॉन्ग चल जाती है तो इस प्रैक्टिस को बोला जाता है बॉन्डेड लेबर. And finally, the third evil is the Constitution also prohibits child labor. चाइल्ड लेबर को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है. नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इन एनी अदर हजार्डियस वर्क सच एज रेलवेज एंड पोर्ट्स. कोई भी 14 ईयर से कम एज के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में या माइन में या फिर कोई भी हजार्डियस काम में नहीं इंडल्ज कर सकता. यूजिंग दिस एज अ बेसिस many laws have been made to prohibit children from working in industries such as beedi making, firecrackers and matches, printing and dyeing. Now moving towards another, which is right to freedom of religion. राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल. जो हमारा राइट टू फ्रीडम है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी इंक्लूड करता है. इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर वेरी पर्टिकुलर टू अ स्टेट इट क्लियरली. उन्होंने क्लियरली कहा है कि, और आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, जहां पर इंडिया मतलब इंडिया में anywhere else in the world follow different religion. ऐसा बहुत कम है कि दूसरे देशों में सारे रिलीजन को फॉलो किया जाता है, लेकिन इंडिया में हमें सभी को राइट है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. Many may not believe in any religion. हो सकता है कोई किसी रिलीजन में ना बिलीव करता हो, तो इसीलिए सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टेट इज कंसर्न ओनली विद द रिलेशन अमंग ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट विद द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड गॉड. सो मतलब एक सेक्युलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता एक कंट्री का, जहां पर हर किसी को अपना चॉइस का रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए दिया जाता है, जहां पर कोई भी किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है. इंडियन सेक्युलरिज्म प्रैक्टिसेस एन एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. द स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल. जो स्टेट को न्यूट्रल और इम्पार्शियल होना पड़ता है सारे रिलीजन से डील करने के लिए. एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन. मतलब इंडिया में ऐसी प्रावधान है कि एक पर्सन को राइट है कि वो अपना रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके, प्रोपेगेट कर सके और प्रोफेस कर सके. Every religious group or sect is free to manage its religious affair. A right to propagate one's religion, however, does not mean that a person has right to compel other person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement or allurement. तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करता है तो वो दूसरे को इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि उसे भी अपना रिलीजन कन्वर्ट करना पड़े. फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन. और ऐसा भी नहीं है कि एक पर्सन जो चाहे वो रिलीजन के नाम पे कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एज एन ऑफरिंग टू सुपर नेचुरल फोर्सेस और गॉड्स. हम ऐसा नहीं कर सके कि किसी भी इंसान की या एनिमल की किसी भी जानवर की या किसी भी ह्यूमन बीइंग को सेक्रीफाइस कर दे और ये कह दे कि वो सुपर नेचुरल फोर्स को ऑफरिंग करनी थी या हमें गॉड को ऑफर करना था.
Religious practices which treat women as inferior or those that infringe women's freedom are not allowed. For example, one cannot force a widow to shave head or wear white clothes. उसी तरीके से कि एक विडो को, एक विधवा को जरूरी नहीं है कि हम फोर्स करें कि वो अपना हेड शेव करे और व्हाइट क्लोथ्स ही पहने. A secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular religion, nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. तो और स्टेट में एक और ये चीज है कि सेकुलर स्टेट में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता और ना कोई पनिश किया जाता कि वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं. Thus, the government cannot compel any person to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. और गवर्नमेंट भी किसी से टैक्स नहीं ले सकता इस चीज पे कि उनके रिलीजन को प्रमोशन के लिए या मेंटेन करने के लिए. There shall be no religious instruction in the governmental educational institution. उसी तरीके से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वहां भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिलीजियस. And in the educational institutions managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. और किसी को भी हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारे ही religious instructions को follow up करे या उसी God की worship करे. So another fundamental right is cultural and educational rights. So you might wonder why the constitution maker was so particular in providing written guarantees of the rights of the minority. तो आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ज्यादा माइनॉरिटीज को राइट्स देने के लिए क्यों कहा और बहुत ही रिटन गारंटीज दी गई. सो व्हाई आर देयर नो स्पेशल गारंटी फॉर द मेजॉरिटी. मेजॉरिटी के लिए क्यों नहीं स्पेशल गारंटी दी गई. वेल द रीजन इज वेरी सिंपल दैट वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजॉरिटी. जो डेमोक्रेसी की वर्किंग है वो मेजॉरिटी को पावर देती है. इट इज द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन. जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन चाहिए वो उनकी लैंग्वेज को, कल्चर को और रिलीजन को चाहिए. Otherwise, they may get neglected or undermined under the impact of language, religion, and culture of the majority. That is why the Constitution specifies the cultural and educational rights of the minorities. इसी वजह से जो Constitution है वो हमारे educational और cultural rights देता है minorities को. So first is any section of citizens with a distinct language or culture have right to conserve it. कोई भी सेक्शन हो सिटीजन का, चाहे उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो या कल्चर डिफरेंट हो, उसे राइट है कि वो उसे कंजर्व करके रख सके. सेकंड इज एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज. और हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एड से चल रहा हो, उसे डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज. All minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. और सभी minorities को right है कि वो कौन से कोई भी educational institution चला सकते हैं अपनी पसंद से या उसमें administer कर सकते हैं. Here, minority does not mean only the religious minority at the national level. मतलब यहाँ माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है. इन सम प्लेसेस पीपल स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज आर इन मेजॉरिटी. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगह पर पर्टिकुलर बोली जाने वाली लैंग्वेज मेजॉरिटी में है और जो दूसरी लैंग्वेज बोलती है वो माइनॉरिटी में है. सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजॉरिटी इन आंध्र प्रदेश. जो तेलुगु बोलते हैं लोग वो ज्यादातर आंध्र प्रदेश में है, बट दे आर इन माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका. लेकिन कर्नाटका में ये माइनॉरिटी में है. सिख कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजॉरिटी इन पंजाब. जो सिख है वो पंजाब में ज्यादा है और माइनॉरिटी में है राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में. सो हाउ वी कैन सिक्योर दीज राइट. तो हम इन राइट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं. इफ द राइट्स आर लाइक guarantees, they are of no use if there is no one to honor them. राइट्स होने का भी कोई फायदा नहीं अगर कोई उन्हें फॉलो अप ना करे, कोई उन्हें रिगार्ड्स ना दे.
The fundamental right in the constitution are important because they are enforceable. जो fundamental rights है हमारे constitution में वो important इसलिए है क्योंकि वो enforceable है. We have a right to seek the enforcement of the above mentioned right. हमें right है कि हम enforce कर सके इन rights को. This is called the right to constitutional remedies. और यही है हमारा sixth fundamental right, which is right to constitutional remedies. This itself is a fundamental right. This right makes other right effective. जो ये right है ये other right को भी effective बनाता है. It is possible that sometimes our right may be violated by fellow citizen. कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा right दूसरे हमारे कोई citizen दूसरे के right को violate कर दे. प्राइवेट बॉडी या कोई गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है. When any of our right are violated, we can seek remedy through courts. अगर हमें जब ऐसा लगता है कि हमारे राइट वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट में भी रेमेडी कर सकते हैं. If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or High Court of a state. हम directly approach कर सकते हैं. That is why Dr. B.R. Ambedkar called the right to constitutional remedies as the heart and soul of our constitution. इसीलिए right to constitutional remedies को डॉक्टर अंबेडकर ने heart and soul of the constitution कहा है. The fundamental rights are guaranteed against the action of legislature, the executive and any other authority instituted by the government. जो fundamental right है वो guarantee करते हैं against the action. मतलब वो लेजिस्लेचर भी कुछ नहीं कर पाएगी, ना एग्जीक्यूटिव कुछ कर पाएगी या कोई और अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती इस चीज के लिए. There can be no law or action that violate the fundamental right. और कोई भी ऐसा लॉ एक्शन नहीं है कि जो वायलेट कर सके फंडामेंटल राइट को. If any act of the legislature of the state or the executive takes away or limit any of the fundamental right, it will be invalid. अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ऐसा करना चाहे तो वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है. We can challenge such laws of the central and state government. हम उनको चैलेंज कर सकते हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनकी पॉलिसीज को और उनके एक्शंस को, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के हो, सच एज नेशनलाइज्ड बैंक और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. Court also enforce the fundamental rights against private individual and bodies. जो कोर्ट है वो फंडामेंटल जो कोर्ट इन्फोर्स करते हैं फंडामेंटल राइट को, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो या बॉडीज हो. The Supreme Court and High Court have the power to issue directions, order or writs for the enforcement of fundamental right. फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उनके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं अपने रिट्स या ऑर्डर. They can also award compensation to the victims and punishment to the violator. जो विक्टिम्स हैं उन्हें कंपेंसेट भी कर सकते हैं और उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं जो उन्हें वायलेट करता है. तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 4, हम चैप्टर 4 में देख चुके हैं दैट जुडिशरी इन आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट. वी ऑल्सो नोटेड दैट आवर जुडिशरी इज वेरी पावरफुल. हमारी जुडिशरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कैन डू वट एवर इज नीडेड टू प्रोटेक्ट, और सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो चाहे वो कर सकती है. In case of any violation of fundamental right, the aggrieved person can go to a court for remedy. अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो पर्सन कोर्ट में जाके रेमेडी कर सकता है. बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इफ इट इज ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट. लेकिन विक्टिम की जगह या एग्रीव्ड पर्सन की जगह कोई और भी जाकर आजकल वायलेशन के अगेंस्ट जा सकता है एंड इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. वो PIL फाइल कर सकता है इफ द वायलेशन इज ऑन द अगेंस्ट if the violation is in the favor of social and public interest. Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. One can write to the judges even on the postcard. Postcard के through भी हम बता सकती हैं. The court will take up the matter if the judges find it in public interest. और अगर वो public interest में मिलता है तो judges उस पे आगे बात करते हैं. Now let's see the last topic which is the expanding scope of rights.
We begin this chapter by discussing the significance of right. हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने राइट की सिग्निफिकेंस के बारे में जाना. In much of the chapter we have focused only on the fundamental right in the constitution और बाकी के चैप्टर में हमें fundamental rights के बारे में जाना. You might think that fundamental rights granted by the constitution are the only rights that a citizen have. तो आपको ऐसा लग रहा हो कि सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स ही होते हैं सिर्फ. सो दिस इज नॉट ट्रू. व्हाइल फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स. जो फंडामेंटल राइट है वो दूसरे राइट्स का सोर्स है. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स. ओवर द ईयर द स्कोप ऑफ राइट हैज एक्सपेंडेड. पिछले कुछ सालों से जो स्कोप है राइट्स का वो एक्सपेंड होता जा रहा है. समटाइम इट लीड्स to expansion in the legal right that citizen can enjoy. From time to time, the courts give judgment to expand the scope of right. Certain rights like right to freedom of press, right to information or right to education are deprived from the fundamental right. कई बार जो कुछ ऐसे certain rights होते हैं जो fundamental rights में include नहीं किए जा सकते. Now, school education has become a right for Indian citizen. अब स्कूल एजुकेशन भी सिटीजन्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट राइट बन चुका है. द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर. और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 14 ईयर्स एज तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले. पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स. मतलब हर किसी को उसकी इंफॉर्मेशन जानने का हक है पूरा. दिस एक्ट वॉज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. और जो ये फ्रीडम राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट है ये अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है. एंड वी हैव अ राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. हमारे पास राइट है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड. Also, the rights are not limited only to fundamental right as enumerated in the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड मैनी मोर राइट. बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो. सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है. फॉर एग्जांपल द राइट टू प्रॉपर्टी वो फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. राइट टू वोट इन इलेक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है. समटाइम द एक्सपेंशन टेक प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट. कई बार ये एक्सपेंशन ह्यूमन राइट्स बन जाते हैं. एंड दीज आर यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स दैट मे और मे नॉट मे हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ. In that sense, these claims are not rights going by the definition that we presented earlier. With the expansion of democracy all over the world, there is a great pressure on the government to accept these claims. Some international covenants have also contributed to the expansion of rights. Thus, the scope of right has been expanded. जो scope है rights को वो expand होता जा रहा है और नए नए rights आते जा रहे हैं as the time is passing through. And they are the result of struggle of the people. New rights emerge as societies develop or as new constitution are made. The Constitution of South Africa guarantees its citizens several kind of new rights. जो साउथ अफ्रीका में तो नए नए राइट्स गारंटी किए गए हैं सिटीजन्स को हाल फिलहाल में. सो सम आर लाइक राइट टू प्राइवेसी सो दैट सिटीजन्स or their home cannot be searched or their phone cannot be taped, their communication cannot be open. Next is right to an environment that is not harmful to their health or well-being, and I think it should be also applied in our constitution. Another is right to have access to adequate housing, right to have access to healthcare services, sufficient food and water, and no one may be refused emergency medical treatment. Many people think that right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy should be made fundamental right in India as well. और इंडिया में भी इन सारे राइट्स को लाने की और कई लोग चाहते हैं कि ये सारे राइट्स भी हमारे इंडिया में भी मेंशन हो as a fundamental right. So what is your thinking about it? So do tell in the comment section, and if you like this video guys, like, share and comment and subscribe to our channel. And guys, thank you for watching this video.